एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें, यानी उनको केमिकली डिग्रेड करें, ब्रेक करें, या तो वो हमें बेंजीन देते हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव्स देते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीनिंग जरूर होती है, तो बेंजीन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर काजिंग। तो ये एक खतरनाक केमिकल है जिसके साथ ज्यादा अरसा गुजारने पे कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर काज कर सकता है। हाईली इनफ्लेमेबल, जल्दी इसको जो है फायर कैच करेगी या इसको जल्दी आग लगेगी। और दूसरी बात यह कि इट बर्न्स विथ ब्लैक फ्लेम। हमने पढ़ा था इट बर्न्स विथ सूट, स्मोकी फ्लेम, धुएं से जलता है। तो अगर बेंजीन के साथ कुकिंग करेंगे, बता दिया मैंने पलक, कार्सिनोजेनिक में कैंसर काजिंग। तो अगर बेंजीन के साथ कुकिंग करेंगे तो बर्तन काले होंगे क्योंकि ये धुएं के साथ जलता है। एंड रीजन इज सिंपल, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ हाई कार्बन कंटेंट्स इन द मॉलिक्यूलर परसेंटेज ऑफ कार्बन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इसको सबसे पहले माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे ने 1825। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज सजेस्टेड बाय केक्यूल इन 1865। देखिए, अब ये 1825 में डिस्कवर हुआ था, 1825 में, और 40 इयर्स लगे, 40 साल लगे इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करने में। तो ऐसा क्यों था, इसको भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले 1845 में हाफमन साइंटिस्ट था। हाफमन ने क्या किया था कि आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम कोल टार, आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम कोल टार। इसने बताया कि कोल टार में बेंजीन मौजूद होता है। हमने पढ़ा था ना कि कोल में जो कोल टार होता है, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन, टोलिन, जालिन, फिनोल वगैरह ये उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिम, केक्यूल के हिसाब से, बेंजीन इज अ साइक्लिक हेक्सागोनल मॉलिक्यूल विथ अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। तो केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज की थी वो ये थी कि बेंजीन एक 6 मेंबर्ड हेक्सागोनल रिंग है, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर पे कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो काफी साइंटिस्ट ने इसकी स्ट्रक्चर पे काम किया, जिसमें हकल का नाम सबसे ज्यादा आता है क्योंकि फाइनली इस स्ट्रक्चर को जो वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली वो हकल था। हकल एंड सर्टेन अदर केमिस्ट स्टडीज द केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इंट्रोड्यूस द टर्म रेजोनेंस within the benzene molecule. Hence, additional stability shown by benzene arises by the presence of delocalized pi electrons. ये कुछ चीजें हमने ऑलरेडी की थी, कुछ अभी करनी है। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक सेम कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। उन स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? उन स्ट्रक्चर में एटम्स अपनी जगह पे ही होंगे, सिर्फ उसमें जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बताऊं तो रेजोनेंस है क्या, तो छोटी छोटी टर्म्स इधर ही डिस्कस करते चलते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच टू or more structures can be drawn for the same compound, तो एक ही कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। उसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। मान लें आपके पास एसीटेट आयन है, इस ऑक्सीजन के पास एक अनशेयर्ड पेयर है, ठीक है। तो इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी कि ये इस कार्बन पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ शेयर कर दे तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर ये बनेगी कि CH3CO-। अब नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पे क्योंकि इसका बॉन्ड टूट गया, इधर बन गया डबल बॉन्ड। देखें दोनों स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे फर्क है।
किस चीज का फर्क है? तो जो पाई बॉन्ड था उसकी पोजीशन चेंज हो गई, नई कार्बन की पोजीशन चेंज हुई है, नई ऑक्सीजन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है। तो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप डबल हेडेड एरो से क्या करते हो, जाहिर करते हो। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स, जितनी रेजोनेंस फॉर्म्स ज्यादा होंगी उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजीन की 5 रेजोनेंस फॉर्म है, हमारे बुक में 2 हैं। बेंजीन की कितनी है? 5। तो हम पांचों को डिस्कस करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पूरी कर लें। अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, अब ये देखें एक ही कंपाउंड है, एक ही आयन है, पर उसकी स्ट्रक्चर कितनी है? 2। तो इन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे ऑफ द सेम कंपाउंड विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या होगा, विच इन्वॉल्व सेम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, कि जहां पे एलिमेंट है वहीं पे रहेंगे, सेम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजोनेंस कहां पे पॉसिबल होती है? जहां पे भी डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होगा, जहां पे भी डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होगा वहां पे रेजोनेंस होगी। अब डीलोकलाइजेशन कहां पे होगी? तो एक डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर हो। तो यहां पे ये सिचुएशन थी कि ये डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या था? लोन पेयर था। तो इस लोन पेयर ने ये क्या हुआ? डीलोकलाइज हुआ और हमें दूसरी स्ट्रक्चर मिली, ठीक है। तो जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतनी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगी द हाई विल बी स्टेबिलिटी, द हाई विल बी स्टेबिलिटी। और वो कंपाउंड जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस चीज में डिटरमाइन करते हैं हम? वो करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। किस चीज में? रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस एनर्जी एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें हम ये देखते हैं कि कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है वो नॉर्मल पाई बॉन्ड से कितना ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ अ पाई बॉन्ड देन द पाई बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन। तो अल्कीन का जो अनसब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड है जिसपे कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो उसकी कंपैरिजन में वो पाई बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए टर्म यूज होती है रेजोनेंस एनर्जी। उस पे बाद में आते हैं। तो रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, जिसमें एटम अपनी अपनी जगह पे होंगे। सिर्फ जो मूवेबल चीज होगी, जो चीज मूव करेगी, वो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे भी कंजुगेटेड पाई बॉन्ड होगा, जहां पे भी कंजुगेटेड यानी अगर कम से कम 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है या एक पाई बॉन्ड है उसके बाद एक बॉन्ड सिंगल है उसके बाद लोन पेयर आ जाता है, तो वहां पे कंपाउंड एक स्ट्रक्चर से नहीं ज्यादा स्ट्रक्चर से क्या होगा? रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेंजीन की देयर आर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। देयर आर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। अब कौन कौन सी हैं? 2 केक्यूल की स्ट्रक्चर हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इट वाज सजेस्टेड बाय केक्यूल, और दूसरी जो इसकी स्ट्रक्चर है वो उसमें आप पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल दें। तो जहां पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल कर दें, जहां डबल है वहां सिंगल कर दें। तो नई जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। दोनों में फर्क देखें क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का फर्क होगा, इस अदरवाइज सेम होंगी। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड केक्यूल स्ट्रक्चर्स।
केक्यूल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। 3 जो हैं, 3 स्ट्रक्चर्स बेंजीन की कुछ इस तरह से हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एंड एक ये हो गई। अच्छा, ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक साइंटिस्ट था डेवार, जो भी ड्राइवर बोल दें, कुछ भी बोल दें, इनको कहते हैं डेवर स्ट्रक्चर्स। अब इनकी जो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन है वो माइनर है। तो 20% जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उनमें डेवार स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन है, और ये मेजर कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 80% है। यानी सबसे ज्यादा जो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं 5 हैं। और दूसरी बात कि कोई भी एक स्ट्रक्चर बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 5 फॉर्म्स। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी ये पांचों ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, पांचों ही जो है कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन हैं, जिसमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है मेजर और माइनर का क्या है कि ज्यादातर जो अंडरस्टैंडिंग में या ज्यादातर जो स्ट्रक्चर रिलायबल है, जो मोर कंफर्टेबल है, वो केक्यूल की स्ट्रक्चर है। तो 80% जो है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम अज्यूम करें, बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो माना जाता है कि वो इस तरह से है कुछ। तो अंदर आप एक सर्किल लगा दें, अंदर क्या लगा दें? सर्किल। अब ये स्ट्रक्चर किसने प्रपोज की थी? ये की थी रॉबिन्सन ने कहा कि इसमें डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है। आप कोई भी बेंजीन की स्ट्रक्चर उठा रहे तो हर कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन पाई बॉन्ड। तो अंदर सर्किल लगाने का मतलब ये है कि एवरी कार्बन इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। एवरी कार्बन इज इन्वॉल्व इन, पर अगर कंपैरिजन करें रॉबिन्सन स्ट्रक्चर और केक्यूल स्ट्रक्चर को, तो ज्यादा सही कौन सी होगी? केक्यूल की स्ट्रक्चर इसलिए ज्यादा सही है क्योंकि बेंजीन के जब रिएक्शंस होते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ग्रुप कहां ऐड होगा? रॉबिन्सन स्ट्रक्चर हमें हेल्प नहीं करती, हमें केक्यूल स्ट्रक्चर हेल्प करती। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे ग्रुप ऐड होगा, अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे ग्रुप ऐड होगा। यहां पे पता नहीं चलता कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो आपकी आज भी जो स्ट्रक्चर बेंजीन की जो डोमिनेंट है वो वही है, कौन सी? केक्यूल। और मैंने आपको बताया कि अराउंड 40 इयर्स लगे थे इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, वो भी एक हादसाती तौर पे जो है स्ट्रक्चर जो है केम इनटू बीइंग। बेंजीन की जो है क्या हुआ था असल में, अब इसका जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि बेंजीन एक हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। बेंजीन एक हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों है भाई अनसेचुरेटेड? क्योंकि इसके पास बहुत कम हाइड्रोजन है। तो अगर ये ओपन चेन होता तो हम इसकी कंपैरिजन करते हेक्सेन से, तो हेक्सेन के पास होने थे 14 हाइड्रोजन, इसके पास कितने? 6 हैं। डिफरेंस कितना आ गया? 8 का। 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो एक पाई बॉन्ड आता है। तो अगर ये हेक्सेन होता, अगर हेक्सेन से कंपैरिजन करें तो इसमें 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए। इसमें कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए? 4, क्योंकि 8 हाइड्रोजन कम है। तो अल्कीन और अल्केन में क्या फर्क होता है? अल्कीन और अल्केन में 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है। और 2 हाइड्रोजन कहां कम होते हैं? जिन कार्बन पे पाई बॉन्ड आता है। तो इनके पास 8 हाइड्रोजन कम है। मतलब अगर ये ओपन चेन कंपाउंड होता तो इसके पास 4 पाई बॉन्ड होने थे। 4 पाई बॉन्ड होने का मतलब क्या? या तो इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड होते, या क्या होते? 2 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड तो 2 डबल बॉन्ड होते। यानी हमने 4 पाई बॉन्ड लगाने थे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या बताती हैं? अगर आप एक कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, ये तो हमें इंफॉर्मेशन यही मिले कि कंपाउंड हाईली अनसेचुरेटेड है। या आप 1 ट्रिपल और 2 डबल बॉन्ड लगा दें, अगेन इंफॉर्मेशन यही आ रही है कि कंपाउंड हाईली अनसेचुरेटेड है। पर बेंजीन को जब रिएक्ट करवाया गया, जो भी रिएजेंट अल्कीन और अल्काइन से रिएक्ट करते हैं उनसे बेंजीन रिएक्ट नहीं करता। बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड है, पर हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इट बिहेव लाइक व्हाट? सेचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन के प्रिंसिपल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जबकि दूसरे अनसेचुरेटेड कंपाउंड के
जो रिएक्शंस होते हैं कौन से होते हैं, एडिशन होते हैं। तो ये थोड़े डिफरेंस थे जो बाद में चल के जो है वो पता चला, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी किसकी है, केक्यूल की। फर्क सिर्फ नई चीज क्या आई, नई चीज ये आई जिसको हम कह रहे हैं रेजोनेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं कि मेजर माइनर का सीन क्या है। मेजर माइनर का सीन ये है, एक मरतबा देख लें जरा, ये जो बांड आपको दिखाई दे रहा है ये लंबा बांड है थोड़ा, कार्बन कार्बन जो बीच में बांड नजर आ रहा है ये वाला बांड, ये नॉर्मल बांड से थोड़ा लंबा है। तो इस लंबे बांड को स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए व्हाट वी नीड एनर्जी। यानी ये जो तेवार स्ट्रक्चर्स हैं इनमें एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी, एक। इसलिए मेजर माइनर का जो सीन है वो इस तरह से है कि इसमें ये जो एक लॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये थर्मोडायनामिकली फेवरेबल स्ट्रक्चर नहीं है। थर्मोडायनामिकली ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगी, और कंपाउंड ज्यादा किस में एग्जिस्ट करेगा, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो, जो स्ट्रक्चर ज्यादा। होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, तो यही बात थी, ठीक है। तो ये चीज हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि बेंजीन का कोई रंग नहीं होता, लिक्विड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 78, उसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट 5.5 और बॉइलिंग पॉइंट 80, डेंसिटी इसकी जो है 0.88 वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो अगर बेंजीन और पानी, वाटर इमिसिबल इन ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, तो अगर हम इनका मिक्सर बना लें, ऊपर कौन होगा, बेंजीन होगा या वाटर होगा, ऊपर बेंजीन होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। वाटर की 1, इसकी 0.88, तो इसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पेज था बुक का, इसको हम सेव करते हैं। जी बाबा, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि केक्यूल ने भी ये, अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे कि बेंजीन जो है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ अनयूजुअल बिहेवियर बताता है कि बेंजीन का फार्मूला है क्या, C6H6। अगर बेंजीन ओपन चेन कंपाउंड होता, अगर बेंजीन क्या होता, ओपन चेन कंपाउंड, अगर बेंजीन होता क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, तो कंपैरिजन किसके साथ की जाती, कंपैरिजन की जाती किसके साथ, अल्केन के साथ। तो अल्केन अगर ये होता तो ये क्या होता, हेक्सेन होता। अगर ये हेक्सेन होता तो इसका फार्मूला क्या होता, C6H14। इसका फार्मूला है क्या, तो डिफरेंस में क्या आया, 8 हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन को आप 2 से डिवाइड करें तो इसकी स्ट्रक्चर में 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर में 4 पाई बॉन्ड। यानी जो स्ट्रक्चर बेंजीन की हो सकती है वो क्या हो सकती है कि बेंजीन रिंग में अब 6 कार्बन लगा के, अब 6 कार्बन लगा के 2 जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन जो है इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 4 पाई बॉन्ड लगाने हैं, 1 पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई और चौथा पाई। या क्या होगा कि 2 डबल बॉन्ड करके 1 ट्रिपल बॉन्ड कर लें, CH, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फिर CH, फिर CH। देखिए बेंजीन ये भी हो सकता है, बेंजीन ये भी हो सकता है, इन दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर बेंजीन क्लोज चेन है तो कंपैरिजन किससे होगी, साइक्लोअल्केन से। साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, अल्कीन जैसा। तो ये होना चाहिए था क्या, C6H12 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, C6H12 है क्या, C6H6। डिफरेंस क्या आया, 6 हाइड्रोजन का, तो डिवाइडेड बाय 2, कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए, 3 पाई बॉन्ड। अगर बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें 3 पाई बॉन्ड हो, अगर बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें 3 पाई बॉन्ड हो, ठीक है। तो भाई आप बना ले 3 पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर। तो पॉसिबल है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो, पॉसिबल है कि इसमें जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं केक्यूल वाली वो 3 पाई बॉन्ड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सारी स्ट्रक्चर जो है हमें ये बता रही हैं कि बेंजीन एक हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जिसको अल्कीन और अल्काइन की तरह बिहेव करना चाहिए। अब अल्कीन और अल्केन की बात करें, अल्कीन और अल्काइन की, सॉरी,
तो दोनों अल्कीन और अल्काइन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। ये उनकी आइडेंटिफिकेशन की टेस्ट होती है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, कि जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा वो ब्रोमीन वाटर के ऑरेंज रेड कलर को डीकलराइज करेगा। बेंजीन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि अल्कीन्स और अल्काइंस बायर्स रिएजेंट, यानी अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के उसका कलर सॉलिड में पर्पल होता है और जब सॉल्यूशन बनाता है तो वो पिंक कलर होता है। तो उसके पिंक कलर को वो क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं। दोनों अल्कीन भी करते हैं, अल्काइन भी, पर बेंजीन K-MnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होता। दूसरी बात कि जितने भी अल्कीन्स और अल्काइंस हैं उनके प्रिंसिपल रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस हैं, जबकि बेंजीन के रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन नहीं है। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी स्ट्रक्चर होगी क्या। फिर एक दिन केक्यूल ख्वाब देखता है, फिर एक दिन केक्यूल जो है वो ख्वाब देखता है, उसने देखा कि सांप अपनी पूंछ खा रहा था, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ डीएनए डबल हेलिक्स की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी जो है पूंछ, ये सांप और नीचे जो है हेलिक्स होगा, ठीक है। तो उसने पूंछ और सांप से जो है ये उसका मुंह कह लें, ये पूंछ कह लें, यहां से जो है उसने एक गेस किया कि बेंजीन इस तरह से हो सकता है। तो केक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 1865 में इतनी टेक्निक्स थी कि केक्यूल ने बता दिया कि बेंजीन इस तरह से होगा। तो उसने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब की बुनियाद पर यह स्ट्रक्चर प्रपोज की, और आगे चल के जब इस स्ट्रक्चर को वेरीफाई किया गया एक्सपेरिमेंटली एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड पे, यानी उसके तकरीबन कोई 60 साल बाद 1927 में जब हकल ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करके इसकी स्ट्रक्चर को वेरीफाई किया, तो स्ट्रक्चर इसकी एग्जैक्टली वही थी। हाँ, थोड़ी सी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई कि बेंजीन के अंदर जो पाइबांड होंगे वो डिलोकलाइज पाइबांड होंगे और बेंजीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। बेंजीन क्या करेगा? रेजोनेंस। ये सेम बात केक्यूल ने भी बताई थी। इसकी पहली स्ट्रक्चर 1865 में, दूसरी स्ट्रक्चर जब इसने 1880 में दी थी, उसमें इसने बताया था कि बेंजीन के जो पाए बांड हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये जो पीछे वाली थी, ये दोनों स्ट्रक्चर उसने पहले बताई हुई थी। नई बात क्या आई कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाए बांड होते हैं, ये उस वक्त ये बात मालूम नहीं थी, रेजोनेंस का पता नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि ये जो पाए बांड है ये वाइब्रेट करता है और ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो अब हकल ने जो है जब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करके, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड यूज करके इसकी स्ट्रक्चर बताई, तो फिर हमें पता चला कि बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एक हेक्सागोनल रिंग होती है, वो तो उसने भी बताया था। उसने ये भी बताया था कि उसमें अल्टरनेट पाई बांड होते हैं, इसने भी यही कहा कि इसमें कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। और इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है, बेंजीन की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, वही रीजन है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। बेंजीन कौन से रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन। अगर एडिशन रिएक्शन दे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये होगा कि वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगी। अब बेंजीन एक ब्रांड बन चुका है, एक आइडेंटिटी है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से इसको हम क्लास ही सेपरेट में स्टडी करते हैं। तो अगर बेंजीन में एडिशन रिएक्शन हो तो बेंजीन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी इसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है या जो भी स्पेशल फीचर्स हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ एडिशन, खुशबू, उसके बाद जो है बर्न विथ स्मोक, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी एरोमेटिसिटी से जुड़ी हुई हैं। तो जब ये एडिशन रिएक्शन देगा तो प्रोडक्ट नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, इसके स्पेशल कैरेक्टर्स लास्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बेंजीन अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व रखने के लिए एडिशन रिएक्शन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद करता है। तो हम आगे चल के मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो इस स्टेबिलिटी के काज की वजह से एडिशन क्यों नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है। तो जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको दोनों स्टेप सेम लगेंगे। सॉरी, पहला स्टेप जो है, जो अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन लेता है, कार्बोनियम आयन बनता है, बेंजीन में भी एग्जैक्टली वही होता है। अगला स्टेप जो है वो चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है? तो रिएक्शंस पे आके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी बुक पे आते हैं वापस। तो ये चीजें हमने कर ली। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्रीटमेंट की बात करें तो बेंजीन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स, उसमें हर एटम जो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। फिर हर कार्बन कार्बन, अच्छा ये जो हम सिंगल बॉन्ड लिख रहे हैं या डबल बॉन्ड लिख रहे हैं, बेंजीन में कोई भी बॉन्ड है, सब बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम। अल्कीन से कंपेयर करें तो 1.54।
अल्कीन से कंपेयर करें 1.34, यानी दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है। तो बेंजीन का हर पाई बांड या हर बांड जो है, सिंगल बांड हो या डबल बांड हो, वो प्योर डबल बांड नहीं है, उसमें फुल सिग्मा बांड कैरेक्टर और हाफ पाई बांड कैरेक्टर मौजूद है। यानी हर जो कार्बन है, हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बांड फुल बना रहा है और पाई बांड जो है वो हाफ बना रहा है, यानी क्योंकि पाई बांड इस साइड भी बना रहा है, उस साइड भी बना रहा है, तो हाफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ पाई बांड कैरेक्टर हर कार्बन में मौजूद है। तो इसमें और कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने सर ने पढ़ाया था, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। इस स्ट्रक्चर को जरा देख ले। तो इस स्ट्रक्चर में नई बात क्या है कि भाई बेंजीन का जो कार्बन है वो sp2 हेपेटाइज है। sp2 हेपेटाइज ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होती है। हर कार्बन क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। हर कार्बन क्या होगा, ट्राइगोनल। इसके पास एक अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल होगी, कौन सी, pz। हमने कंडीशंस में पढ़ा था, आपको अगर याद हो, कंडीशन में पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जो साइक्लिक कंपाउंड हो, और फिर हर रिंग एटम के पास एक अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल हो, ताकि वो कंटिन्यूअस शीट बनाए, किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन की। तो बेंजीन का हर कार्बन sp2 हेपेटाइज्ड है। sp2 हेपेटाइज्ड है, बेंजीन के पास 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती हैं, 4। हेपेटाइज कितनी हो रही है, 3। तो जो ऑर्बिटल हेपेटाइज नहीं हुई वो बनाएगी पाई बांड। तो हर कार्बन के पास एक अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल है, तो हर कार्बन एक क्या बनाएगा, पाई बांड। हर कार्बन क्या बनाएगा, पाई बांड। तो ये सारे सिग्मा बांड है, sp2 सिग्मा बांड, sp2 सिग्मा बांड, sp2 सिग्मा बांड, sp2 सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड। फिर ये कार्बन हाइड्रोजन बांड, कार्बन हाइड्रोजन बांड। sp2 कौन सी ऑर्बिटाइजेशन है, sp2s, ठीक है। अब हर कार्बन के पास ये देखें कि कौन सी ऑर्बिटल है, अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल। ये अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाएगी, पाई बांड। अब देखिए इस कार्बन के पास चॉइस है, एंड व्हाट इज द चॉइस, ये इसके साथ पाई बांड बना, इसकी मर्जी है, इसके साथ पाई बांड बना, इसकी मर्जी, ठीक है। तो पाई बांड दोनों के साथ बना सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसलिए बेंजीन में एक कंटिन्यूअस शीट होगी पाई इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन के पास ये ड्यूअल एबिलिटी है। अब बेंजीन फ्लैट मॉलिक्यूल है, इस तरह से देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से सुला दूं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बांड बनेगा वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। पाई बांड क्या होगा, अब 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की एक ऊपर शीट बनेगी, एक नीचे शीट बनेगी, क्योंकि पाई बांड में p ऑर्बिटल के दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पता है आपको या नहीं है, ये देखें, ये सिग्मा बांड है, सिग्मा बांड ये जो है इसमें एक ही लोग पार्टिसिपेट करता है, जबकि पाई बांड में क्या होता है, दोनों लोग। तो यहां पे बेंजीन रिंग का प्लेन है, तो एक लेयर ऊपर बनेगा, एक लेयर नीचे, तो दो एक कंटिन्यूअस शीट बनेगी डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और ये जो इलेक्ट्रॉन है अल्कीन और अल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन से या अल्कीन और अल्काइन के पाई बांड से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इसको 6 न्यूक्लियस, एक पूरी शीट है कंटिन्यूअस, उसको 6 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि अल्कीन में जो पाई बांड था उसको 2 न्यूक्लियस कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि पाई बांड मजबूत कौन सा होगा, बेंजीन वाला डिलोकलाइज पाई बांड या अल्कीन या अल्काइन वाला, कौन सा होगा, बेंजीन वाला, ठीक है। बेंजीन वाला ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि डिलोकलाइज पाई बांड है, ज्यादा न्यूक्लियस उसको क्या करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ये छोटी छोटी सिंपल बातें हो गई। तो ये सर ने आपको कराया होगा, इसको भी मैं बस थोड़ा सा ओवरलुक दे दूं आपको। उसके बाद ये है, उसके बाद ये चीज क्या है कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ प्लेनर हेक्सागोनल मॉलिक्यूल। ये बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन और सारे कार्बन और हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होंगे, यानी जैसे मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं बिल्कुल इस तरह से होंगे, 120 एंगल होगी, यानी कोई भी इसमें आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा। बेंजीन रिंग यही है, इस तरह से पड़ी है। अब बेंजीन को अगर आप इस तरह से करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा कार्बन 120 पे, दूसरा कार्बन 120 पे, बिल्कुल इस तरह से होंगे। बाकी होंगे क्या, पाई बांड, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन हो गया। उसके बाद क्या चीज है कि पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन आर डिलोकलाइज्ड एंड रिस्पांसिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब हमारे बुक में 2 ही स्ट्रक्चर दी हुई हैं, बेंजीन की 5 होती हैं जो हमने डिस्कस की, ठीक है, क्योंकि इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है तो इन्होंने मेजर को ही फॉलो किया, वैसे 5 है। उसमें कह रहा है कि इन 5 की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कोई भी नन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज एन एक्चुअल और 100% एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो होगी उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड में 5 स्ट्रक्चर की खूबियां मौजूद होगी, 5 स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होगी, ठीक है। तो इन्होंने ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाई हुई है। एक्चुअली ये रेजोनेंस, ये रॉबिन्सन स्ट्रक्चर है, फेडरल के बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इतनी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है जितनी कि केक्यूल की है। तो जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कि बांड कौन सा टूटा, मैकेनिज्म में रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डबल बांड के प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये वाला सीन जो है रॉबिन्सन वाला, ये लेस एक्यूरेटेड, हाँ दिखने में जो है वो अच्छी लगती है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये वही जो बात हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि डिलोक्लाइज पाई बांड है, वो ये सीन तो चल रहा है, पर समझने में ये स्ट्रक्चर हमें ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, ठीक है बेटा। तो ये था सीन। अब बेंजीन कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का सहारा लिया जाता है। किस चीज का सहारा लिया जाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजन। हमने पढ़ा था कि जब अल्कीन के पाई बांड पे 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक पाई बांड टूटता है, 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो एक पाई बांड टूटता है, 2 सिग्मा बांड बनते हैं। तो बांड बन जो रहे हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो रिएक्शन एक्सो होगा या एंडो होगा? रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। स्ट्रांग बांड बनने तो बांड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। तो जितना बांड स्ट्रांग होगा उतनी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा खारिज। तो जब एक पाई बांड पे 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो वहां से तो थोड़ा सा रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कर लेते हैं, कल फिर जो है इसके रिएक्शंस पे आएंगे। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी, थोड़ा कोऑपरेट करें, बस 2 मिनट की बात है। इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन calculated heat of hydrogenation and experimentally observed heat of hydrogenation and experimentally observed heat of hydrogenation is called hydration energy, ठीक है। अब सॉरी, रेजोनेंस एनर्जी। द रेजोनेंस energy is the measure of extra stability of a pi bond. Extra stability of pi bond कि पाई बांड कितना एक्स्ट्रा स्टेबल है नॉर्मल अल्कीन के पाई बांड से, वो हमें पता चलेगा रेजोनेंस एनर्जी से। रेजोनेंस एनर्जी जो है भाई, लार्जर द रेजोनेंस एनर्जी द मोर या द हाई विल बी स्टेबिलिटी। द हाई विल बी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये है क्या, इसको भी देख लें जरा। तो अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, अगर आपके पास क्या चीज है? साइक्लोहेक्सीन। क्या चीज है बेटा? साइक्लोहेक्सीन है आपके पास। तो साइक्लोहेक्सीन में एक पाई बांड है, तो हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे? 2, ठीक है। निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन। यहां पे 2 नए बांड बने, ये पाई बांड टूटा था, इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगे। यहां से जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, वो होती है 119.5 किलो जूल पर। तो जब साइक्लोहेक्सीन के पाई बांड में हमने 2 हाइड्रोजन ऐड किए, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करने से इतनी एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। अब देखें प्लस प्रोडक्ट में बन रही है, तो यानी ये क्या होगी? रिलीज होगी। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ एक्सोथर्मिक? रिएक्शन जो है आपका क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। भाई कह रहे कि अगर हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइन है, साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है, कितने पाई बांड? 2। तो हाइड्रोजन कितने ऐड करेंगे? 4, यानी 2 मॉलिक्यूल। सेम कंडीशन निकिल
250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन। तो 2 पाई बांड थे, दोनों पाई बांड टूटे, कितने हाइड्रोजन ऐड हुए? 4। तो ये दोनों पाई बांड टूटे, तो एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए? भाई कहता है कि 2 इंटू 119.5, जो कितनी होगी? 239 किलो जूल पर, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। तो अगर साइक्लोहेक्साडाइन में 2 बांड थे, कितने थे? 2 बांड, ये डाइन था तो इसमें क्या था? 2 बांड थे, 2 पाई बांड थे, तो 2 हाइड्रोजन हमने ऐड किए। एनर्जी जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं ऊपर वाले को देख के, ये कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, कैलकुलेटेड, वो कितनी है? 239। पर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो एनर्जी जो रिलीज हुई थी वो 230 किलो जूल पर मोल थी। तो डिफरेंस कितना आया? 9 किलो जूल पर मोल। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो इसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो यानी ये आपकी कौन सी? ये ऑब्जर्व्ड है, जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिला है। होनी कितनी चाहिए थी जो हम ऊपर वाले को देख के कैलकुलेट कर रहे हैं? 239, पर हो कितनी रही है? एग्जैक्ट कितनी है? एक्चुअल कितनी है? 230। डिफरेंस क्या आया? 9। इस 9 को आप कहोगे रेजोनेंस एनर्जी। तो हम बेंजीन को भी क्या समझ रहे हैं? हम बेंजीन को कंसीडर करें, ये भी एक अल्कीन है, ट्राईन है, ये भी अल्कीन है और ट्राईन है। चले इस बात को डिस्कस करते हैं कि बेंजीन एक ट्राईन है। बेंजीन एक ट्राईन है, मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? कि साइक्लो हेक्सा ट्राईन, हम इसको एक अल्कीन कंसीडर करते हुए 3 पाई बांड हैं, तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3। वही कंडीशन कौन सी? कि निकल कैटलिस्ट 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होंगे। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 6। तो पाई बांड कितने टूटेंगे? 3। 1 2 3, तो हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन ऐड होगा। अगेन प्रोडक्ट जो है वही बनी। क्या बना आपके पास? साइक्लोहेक्सेन। प्रोडक्ट क्या बनी? साइक्लोहेक्सेन। अब कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होनी चाहिए? कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये होनी चाहिए कि 3 इंटू 119.5, ये कितनी होगी? 358.5 किलो जूल पर मोल। यानी इतनी जो एनर्जी है विथ रेस्पेक्ट टू अल्कीन की कंपैरिजन में इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। और होती कितनी है? मेन बात यह है कि होती कितनी? 358 होनी चाहिए। यहां पे कितनी हुई थी? यहां पे हुई थी 230। डिफरेंस कितना था? 9। अब 9 को आप डिवाइड करोगे 2 पाई बांड से, तो 1 पाई बांड साइक्लोहेक्साडाइन का इस के सिंगल पाई बांड से 4.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग है। तो रेजोनेंस एनर्जी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की मेजरमेंट है। ठीक है, तो 1 बांड जो है, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी है? डिफरेंस कितना है? 9। तो 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हर पाई बांड 4.5 किलो जूल ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, जब हम बेंजीन पे आते हैं तो इसकी ऑब्जर्व कैलकुलेटेड ये है। अब ऑब्जर्व्ड जो है वो हैरान कुन है। इसका जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो है 208 किलो जूल पर मोल। डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस कितना है? 150 किलो जूल पर। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 150। तो अगर आप बेंजीन के 3 पाई बांड में 150 को इक्वली डिवाइड करें तो बेंजीन का हर पाई बांड 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होता है। बेंजीन का हर पाई बांड 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होता है। किससे? अल्कीन से। तो इस वजह से बेंजीन को अल्कीन समझने की गलती ना करें। बेंजीन एक अलग कैटेगरी है और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कल हम पढ़ेंगे कि वो सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, वो कल पढ़ेंगे। चले बेटा खेलें।